हैं वो। कोई आपको आके ऐसे लिख के नहीं देगा कि ये 10 चीजें हैं, पढ़ लो, आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। या जो ट्रेंड एनालिसिस होती है कि हमारे ट्रेंड के हिसाब से ये चीजें पूछी गई तो बाकी ये पूछेंगे। ट्रेंड कुछ नहीं होता है। ट्रेंड एनालिसिस करने वाले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है, कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं है, वो बस इमोशंस पे खेलते हैं एस्पिरेंट्स की। आप जैसे भोले वाले लोग होते हैं बहुत सारे, जिनको पता नहीं होता है, वो उनकी झांसों में आके चले जाते हैं, उनका फायदा हो जाता है। अगर उनकी 1 लाख की फीस है, उनके 10 स्टूडेंट भी आ गए तो उनका 10 लाख का काम हो गया, और उनका एफर्ट जाएगा, उनका 1 या 2 लाख का जाएगा, उनका पैसा बन के वो निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे पछता रहे हैं पीछे। इसलिए जरूरी है इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बता देता हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते हैं, लोग उनको फॉलो करते रहते हैं कि यहाँ से ये पढ़ता हूँ, वहां से वो पढ़ता हूँ, इधर से ये पढ़ता हूँ। पढ़िए, बट स्मार्टली पढ़िए। जो आपके काम की चीज है वो पढ़िए। अगर 10 वेबसाइट को यूज करते हैं तो 10 की 10 वेबसाइट को पूरी फॉलो नहीं करता है कि उनके उस पर जाके आंसर राइटिंग करी, उसके जाके कुछ उन्होंने करंट अफेयर्स भी पढ़ा, उसके ऊपर जाके उन्होंने क्विज भी दिए, उसके ऊपर जाके उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ली। सब जने जाएंगे, एक वेबसाइट खोलेंगे या गूगल कर लेंगे XYZ टॉपिक, उसके आगे यूपीएससी लगा दिया, गूगल के रिजल्ट आ गए, उस रिजल्ट के अंदर जाके उस वेबसाइट को खोल के जो काम की चीज थी वो पढ़ के आगे निकल लिया। ये स्मार्टली आपको चीज करनी है। ये एग्जाम केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का है और आपकी स्टडी मैनेजमेंट का है। अकॉर्डिंगली आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज आपको करनी है। अगर आपने ये चीज खुद से कर ली तो फिर आपको किसी और गाइडेंस की जरूरत नहीं है। कोचिंग में जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो आपको थोड़ा इधर उधर की चीजें बता देंगे। अगर आप कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं तो वो बता देंगे, बाकी पूरी चीज आपको करनी है। एक मैं परफेक्शन की बात बताऊं कि लोग परफेक्शन के लिए बहुत करते हैं कि मैं सब कुछ परफेक्टली करूं। अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं परफेक्ट नोट्स बनाऊंगा कि सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद मैं ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि मैं उसको तीसरे अटेम्प्ट में भी पढ़ूंगा तो नोट्स काफी हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, परफेक्शन कभी नहीं आता है। सबसे बड़ा जो ये छलावा है इसका यूपीएससी का, वो यही है कि परफेक्शन से आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भी बहुत टाइम मेरे नोट्स बनाने डिले करे कि यार मैं ये पढ़ के फिर नोट्स बनाऊंगा। मेरे दोस्त ने बोला अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधे नोट्स बनाना स्टार्ट तो करो। फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे, 1 महीना नोट्स बनाया, लगा कि अच्छा ये कुछ गलतियां कर रहा था, तो अगली बार जब नोट्स बनाना स्टार्ट करा तो वो गलतियों को सही करके फिर खुद से नोट्स बनाए। वो मैं गलतियां करता रहा, उन गलतियों से सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैंने वेट नहीं करा कि यार मैं एकदम सब कुछ सीख जाऊंगा। और एक आंसर राइटिंग की भी होती है। सब लोगों को डर रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ से लिखनी है। अब उसमें भी लोग वेट करते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा। यूपीएससी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। जो बोलता है यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आई डोंट नो वो कैसे बोल रहा है कि उन्होंने 3 किताबें रख रखी है, वो बोली कि 3 किताब हो गई मतलब सिलेबस हो गया। वो चौथी किताब में से क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि पढ़ लिया, जाके आप आंसर लिखिए जितना हो सके। अगर आप गंदा आंसर लिखेंगे आपको पता चल जाएगा मैंने गंदा आंसर लिखा है। अगर किसी ने आपको फीडबैक दिया कि 10 में से 1 नंबर मिलेंगे तो उससे हताश नहीं होना है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। उससे आपको सीखना है कि मेरे 1 नंबर आए तो अगली बार मैं 2 नंबर लाने की कोशिश करूंगा। वो एक बार आप गंदा लिखेंगे, गलत लिखेंगे, उसके बाद में चौथी बार अपने आप सही होकर आप आंसर लिखने लगेंगे। वो परफेक्शन धीरे धीरे ही आता है, वो प्रैक्टिस करके ही आता है। सीधे आप एक बार सोच के सीधे विराट कोहली अगर जाके 100 मार रहा है तो उसके पहले नेट्स पे वो उतनी बार प्रैक्टिस करता है, वो बहुत आउटसाइड एज मिस करता है, उसके बाद में जाके वो कवर ड्राइव मारता है। ऐसा नहीं है कि वो भिड़ते ही कुछ नहीं कर रहा है, सो रहा है, अगले दिन सुबह उठ के टेस्ट मैच में जाके 100 मार के आ गया। वो भी उतना प्रैक्टिस करता है, वो भी उतना कोशिश करता है कि मैं अपना परफेक्शन ला सकूं। प्लानिंग वाला मैंने बता दिया कि लोग एक मैं बता देता हूँ। हाँ, प्लानिंग का लोगों का टाइम टेबल का बहुत होता है, कितने घंटे पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी बोला आपको स्टडी मैनेजमेंट करना है। प्लानिंग का में गलती लोग तब करते हैं जब वो बहुत जरूरत से ज़्यादा प्लानिंग करने लगते हैं कि आज सुबह उठ के टाइम टेबल बनाया कि मैं 7 से 8 ये करूँगा, 8 से 9 ये करूँगा, 9 से 11 ये करूँगा, 11 से 12 ये करूँगा, 12 से 1 मैं सोऊंगा, फिर ये करूँगा। वो आप पूरा प्लान बनाते हैं, 2-3-4 घंटे लगाते हैं, फिर आपसे वो प्लान फॉलो नहीं हो पाता। आप इतना स्ट्रिक्ट प्लान बनाते हैं, उसके बाद में हफ्ते भर के बाद में आप हताश हो जाते हैं कि यार मैंने प्लान बनाया, मेरे से फॉलो ही नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। फिर आप 1-2 दिन थोड़ा उदास रहेंगे, तीसरे दिन आप वापस से करेंगे, चलो मंडे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सैटरडे संडे रिलैक्स कर लिया, 2 दिन और निकाल दिए, फिर 3 घंटे बैठ के फिर से टाइम टेबल बनाया। अगले हफ्ते सेम चीज़ हुई, उसके अगले हफ्ते सेम चीज़ हुई। जरूरत से ज़्यादा ये चीज़ करना भी आपको घातक हो सकता है। आपको परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट टाइम टेबल भी नहीं की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर प्लानिंग करनी है तो आप टॉपिक लेके चलो कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक मैं इतने दिन में खत्म करूंगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने की, मैं कैसे भी करूँ। अब मैं दिन में 8 घंटे पढ़ में करूँ, दिन में 10 घंटे पढ़ के करूँ, दिन में 5 घंटे पढ़ूँ, दिन में 15 घंटे पढ़ूँ। वो आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक इतने दिन टाइम में खत्म करना है तो अब मैं खत्म करूंगा। पर एक बार वो डिसाइड कर लिया तो फिर आपको उस पर स्टिक करना है, उससे आपको हटना नहीं है। कई बार लोग जो टारगेट भी बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कि यार
इसको तो मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा, बल्कि वो टॉपिक इतना बड़ा है, लक्ष्मीकांत को लोग बोलेंगे 2 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे। अरे आप नहीं कर सकते, सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको 3 घंटे से ज़्यादा एक दिन के अंदर। तो वो आपको जो टाइमलाइन है, जो टारगेट बनाना है, वो भी उसी हिसाब से बनाना है कि चलो मैं 2 दिन में पढ़ूंगा, 2 दिन ही तो चलो 3 दिन में पढ़ूंगा। आपका 2 दिन में खत्म हो सकता है, पर आपने 3 दिन का टारगेट रख दिया कि अगर मान लो कुछ कहीं कुछ काम आ गया, जरूरी काम आ गया, कोई कहीं कुछ छूट गया, तो मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, बफर रखा हुआ है मैंने, मैं बफर वाले दिन पे जाके एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा तो मेरा कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 दिन में खत्म कर लिया, आपके साथ कुछ ऐसा काम नहीं आया, तो अब आपके पास या तो तीसरा दिन फ्री है या आप तीसरे दिन में कुछ और पढ़ सकते। पर आप कभी उससे निराश नहीं होंगे कि यार मैंने मेरा टाइमलाइन बनाया था, मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। इसलिए रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि मेरे को कितना टाइम लगेगा ये सब्जेक्ट पता होने में। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ बोली, पता होना चाहिए कि आपकी कितनी क्षमता है, आप इस चीज़ को कितनी जल्दी पढ़ सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स आती है तो मैं उसको 1 घंटे में पढ़ लूंगा, पॉलिटी आती है उसको 10 घंटे में पढ़ूंगा, पॉलिटी नहीं आती तो उसको 10 घंटे में पढ़ूंगा। ट्रेंड एनालिसिस का मैंने आप सबको बता दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस सबसे बड़ा फ्रॉड होता है, मत पढ़िए उसके अंदर। अगर लोग बोलते हैं कि भाई पिछले 5 साल से अगर 20-20, 25-25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी चाहे तो 30 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ लेगा। जो लोग करते हैं कि सर लास्ट 2 साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप अगर ये गलती करेंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने कुछ और पूछ डाला, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई कुछ भी चीज हो मैं मेरा बेस्ट देकर आऊंगा। मैं कभी उससे नहीं होऊंगा, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा कि जो भी सिचुएशन है मैं उसके हिसाब से ही, अगर मेरी फायदे की सिचुएशन आई तब तो मैं अच्छा कर लिया, नहीं आई तो बोलेंगे अरे यार ये पढ़ाई नहीं करी थी, अगली बार कर लेंगे। आपकी पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि कुछ भी पूछ ले, वो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे, 50 क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर करने आने चाहिए। अगर पॉलिटी के 50 टफ भी पूछे तो वो सबके लिए टफ होंगे। इसमें डरने की बात नहीं कि यार मेरे को पॉलिटी नहीं आती, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे। आपकी प्रिपरेशन, जो मैंने ताकत और कमजोरी की बात करी, ताकत आप कितनी स्ट्रांग कर लीजिए कि अगर उसके अगर 50 क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें से 45 सही करके आएंगे, 90% से ऊपर एक्यूरेसी रखें। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वो सब्जेक्ट में आप कोशिश करिए कि कम से कम गलती हो। अगर उसमें 15 क्वेश्चन आए तो मैं ऐसे नहीं कि मैं 15 में से 10 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 10 में से 2 सही हो रहे हैं, 8 गलत हो रहे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं भले 15 में से मैं 5 अटेम्प्ट करूंगा पर 5 के 5 सही करूंगा, तुक्केबाजी नहीं करूंगा। तुक्केबाजी आपने प्रीलिम्स में करनी स्टार्ट कर दी तो आप वहीं फंस जाएंगे और वहीं आपका स्कोर नीचे चले जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी उस लेवल की कीजिए कि आपको बाहर की एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आप अपने आप में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है कि मैं जाके कुछ भी पूछा मैं उसको आंसर करके आ जाऊंगा, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, पेपर के हिसाब से कट ऑफ आ जाएगा, उसके हिसाब से मेरी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपनी मेहनत उस हिसाब से करनी है। अब एक जो रिसोर्स की वाली बात बोली थी, ये पता नहीं सबको समझ में आएगा नहीं आएगा। रिसोर्स और कंपटीशन की मैं बात बताता हूँ कि कंपटीशन कब अच्छा होता है। कंपटीशन किसी से कम्पीट करना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब टीम्स में जनरली बोलते हैं यार हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छा है। इंडिया की टीम को क्यों अच्छा बताते थे कि इंडिया में इतने सारे बैट्समैन हैं कि भाई वर्ल्ड कप की बेस्ट बैटिंग टीम इंडिया की होने वाली है। फिर भी 4 साल हो गए इंडिया की टीम को, अगर कोई अच्छे से फॉलो करता है उनको पता होगा कि नंबर 4 पे अच्छा बैट्समैन नहीं था, इसलिए इंडिया को थोड़ी दिक्कत हुई वर्ल्ड कप में, और वो वन ऑफ द रीजन थे कि इंडिया नहीं जीत पाई वर्ल्ड कप। अब इतने सारे ऑप्शन होते हुए भी क्या दिक्कत आई कि 4 नंबर का बैट्समैन नहीं मिला। मुझे जितना समझ में आता है उसका रीजन ये है कि सबके ऊपर वो प्रेशर था। वो हेल्दी कंपटीशन होने की जगह सब अपनी उसके लिए खेलने लगते थे कि सब अपनी जान बचाते थे कि मैं 30-40 रन बना देता हूं, मेरी टीम में जगह पक्की हो जाएगी। जब ये माइंडसेट से वो होता है, उन्होंने उस कंपटीशन को उल्टा लिया। सेम आप अगर 5 दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप उनका हेल्दी कंपटीशन ले रहे हैं कि चलो उसके 20 नंबर आए तो मैं 21 ला के दिखाऊंगा, पर अगर आप डर के बैठे हैं कि यार नहीं उसके 20 आगे मेरे कितने आएंगे, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। आई एम होपिंग आपको ये वाली बात थोड़ी समझ में आई होगी। सेम अगर मैं रिसोर्स वाली बात बताऊं कि कितनी बुक पढ़नी चाहिए, सेम बुक्स पे वो करना चाहिए। इंडिया की टीम थी, इंडिया की टीम में इतने सारे प्लेयर्स ट्राई हुए हैं, वर्ल्ड कप में भी इतने सारे प्लेयर खेले हैं, 15, 16, 17 आई थिंक इंजरी के बाद में प्लेयर आते थे वो खेलते थे। इंग्लैंड की टीम में 15 प्लेयर थे, 15 में से 2 को तो पूरे वर्ल्ड कप ही नहीं खिलाया, केवल 13 प्लेयर्स में उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप निकाल दिया। उनकी वो लिमिटेड टीम के अंदर ही उन्होंने पूरा काम निकाल दिया, पर वो लिमिटेड टीम ही इतनी अच्छी थी कि उससे उनका काम निकल गया। उन सबको पता था कि ये प्लेयर यहाँ पे इस काम का है, ये इस काम का है, इस काम का है। सिमिलरली आपकी बुक्स हैं, लिमिटेड बुक्स हैं, ये बुक इस काम की, इस काम की, इस काम की है, उसके आगे आपको 14वीं 15वीं बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज भी बहुत बार घाटा कर सकते हैं। इंडिया के साथ जो नंबर 4 पे हुआ वो ये वाली चीज थी। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो आई होप आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आया हूँ तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। जितेंद्र सर ने बताया था कि
यहाँ पे हिंदी मीडियम का बहुत है और इलाहाबाद का बहुत पहले सेंटर भी हुआ करता था दिल्ली से पहले। तो जब मुझे पता चला तो काफ़ी खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में जाके मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिल रहा है, उनको इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि प्लीज़ मीडियम देख के किसी से तुलना मत कीजिए, किसी से डरिए मत कि मेरा ये मीडियम है तो मैं इस मीडियम से सेलेक्ट नहीं हो सकता हूँ। आज से 5-10 साल पहले भी तो हिंदी मीडियम के बच्चे कर रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि किताबें खराब हो गई हैं या यूपीसी ने कुछ और पूछना स्टार्ट कर दिया है। सिलेबस सेम है, यूपीएससी सेम है, आपकी बुक सेम है, बस आपको पढ़ना है, आपको आंसर लिखना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो मीडियम का फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। मेरा भी मैं बताऊं तो 6th क्लास के अंदर 5th तक मैं केंद्रीय विद्यालय में था, हिंदी मीडियम था। 6th के अंदर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट हुआ था। पहले मेरे को भी डर लगता था कि यार मैं कहाँ आ गया, पर मैंने मेहनत करी, मैंने कम्पीट करने की कोशिश करी कि इन लोगों से मेरे को अपना इन्फीरियर नहीं समझना है कि ये मेरे से सुपीरियर लोग हैं, इनको मेरे से ज़्यादा आता है, ये अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मुझे नहीं आती तो नहीं आते, मैं सीख के कर लूंगा, पर मैंने उतनी मेहनत करी। आप लोग भी किसी से वो डरिए मत, जो भी आपको आके बोल रहा है कि आप हिंदी मीडियम से आप क्लियर नहीं कर सकते, उस इंसान से अगले दिन बात करना बंद कर दीजिए। अगले दिन क्या, उसी वक्त से बात करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोग जो हैं कि डरा देते हैं, धमका देते हैं, नेगेटिव चीजें फैलाते हैं, ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स को, ऐसे नेगेटिव चीजों को, भले ही वो दोस्त हो, भले ही वो फालतू की किताब हो, भले ही कोई मान लो आप स्पोर्ट्स पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या किसी और चीज में सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी सारी नेगेटिव चीजों को आपके अपनी लाइफ से दूर करना है। 2 साल 3 साल के लिए, उसके बाद में जितना करना है आप कर लीजिए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग जो आपको नेगेटिव बोल रहा है उस दिन आके पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देगा। तब तक आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि उसने ये बोल दिया तो मेरे से नहीं होगा, या उसने बोल दिया इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाओ तो कर जाता हूँ। फिर कई लोग मीडियम चेंज करने की गलती करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको आता है तभी करिए, किसी के बोलने पे मत कीजिए कि मीडियम चेंज कर जाओ, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, चैलेंजेस होते हैं। मैंने भी एक बार मीडियम चेंज करा था, उतनी जल्दी नहीं होता है। और जिस तरह का एग्जाम है, कम अटेम्प्ट्स हैं, आपका टाइम पीरियड भी कम होता है, आपका बहुत साल और आपके बहुत पैसा भी जाता है, तो आपको जरूरी है कि आपके रिजल्ट भी जल्दी आने चाहिए। अगर आप अपने मीडियम में कॉन्फिडेंट है, उसी मीडियम में तैयारी कीजिए, सोचिए मत ज्यादा। फिर मीडियम की दिक्कत है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है, तो अब आपको उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वो थोड़े आपके ऊपर चैलेंजेस है। लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट, क्या बोलते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है कि उसके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। सबके साथ अलग अलग चीजें होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो 1 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं तो आप 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़िए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, बट कोशिश कीजिए। सर से मेरी बात हो रही थी, जितेंद्र सर से, उन्होंने बताया कि जब वो भी पढ़ाते थे या पढ़ते थे कॉलेज वगैरह में, उनको भी कई बार लगता था कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, तो वो इंग्लिश मीडियम की किताब लाके एक्स्ट्रा टाइम डाल के उन किताबों को खुद से ट्रांसलेट कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ते थे। उन्होंने कभी मीडियम को अपना लिमिट बनाने की कोशिश नहीं करी कि ये मीडियम के कारण मैं बाकी लोगों से compete नहीं कर सकता या उनसे पिछड़ा हुआ हूँ। उन्होंने हिंदी मीडियम के होते हुए अपने कॉलेज के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में टॉप भी करा। काफी लोग जैसे होते हैं स्पेशली एबल्ड होते हैं, उन लोगों को दिक्कत होती है, उन लोगों को भी आप देखिए कि मतलब उनके पास मेरे को एक कैंडिडेट मिला था, उनकी कुछ 600-700 रैंक आई है, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कहीं लाइब्रेरी से बोला कि प्लीज किताबें ब्रेल में ट्रांसलेट करके दे दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, वो 7-8-9-10 महीने निकल के उनको बुक्स ही नहीं मिली, पर उन्होंने उसके कारण रुके नहीं। वो इंटरनेट पे जाके खुद से कहीं से जुगाड़ कर करके पढ़ते थे, पर पढ़ना उन्होंने छोड़ा नहीं, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, आई थिंक सेकंड अटेम्प्ट में 600 रैंक भी लेकर आया वो। तो ऐसा नहीं है, जब वो इंसान इतनी सारी चैलेंजेस कठिनाइयों में होते हुए भी कर सकता है, तो आप तो पूरे सक्षम है, आपको तो यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिल रही है, आपके पास तो रिजल्ट मतलब पहले रिजल्ट आते भी थे, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पूरा गेम कंटेंट मैनेज करने का है कि आपको कहाँ से क्या चीज पढ़नी है। अगर आप वो समझ गए, आप किसी भी मीडियम से हो, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी और से तुलना करने की। जो भी चीज नेगेटिव हो, आपको भटका रही है, उन चीज को दूर कर दीजिए, भले वो दोस्त हो, भले वो कोई भी एक्टिविटी हो, भले वो कोई भी किताब हो। आपको केवल उन चीजों पे ध्यान देना है जो आपको पॉजिटिव बनाए, जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करे, जिनको पढ़ के आपको अच्छा लगता हो, जिनसे बात करके अच्छा लगता हो। लोग बोलते हैं कि फैमिली से बात करो, क्यों करते हैं? क्योंकि फैमिली वाले हमेशा अच्छी बातें करते हैं, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ एग्जाम के टाइम पे कि मेरे को 1-2 बार रोना पड़ गया कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को सब कुछ आता है पर मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ। तब मेरे घर वालों ने आके मेरे को मोटिवेट करा। और कोई होता तो वो हो सकता था कि अरे ये तो दिक्कत होती है, सबके साथ में होती है, इस बार नहीं तो तेरा अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, वो मेरे को नेगेटिव कर सकता था। बल्कि मेरे घर वालों ने आके मेरे को पॉजिटिव करा। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ से घिरा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 10 जनों का ग्रुप मत बनाइए, 1-2-3 जो खास दोस्त है, जो आपको समझते हैं, जो उनको पता है कि पर आप एक दूसरे का भला चाहते हैं,
एक तो जो अपने टारगेट्स होते हैं ना, वो अपने टारगेट्स अपने पास में रखिए। अगर आप लोगों को अपना बताने लग जाएंगे कि मैं तो ये कर रहा हूँ, लोग पकड़ पकड़ के नीचे गिराएंगे। लोगों को बहुत वो होती है, दिक्कत होती है कि ये सक्सीड कैसे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। वो आपको पकड़ पकड़ के डिमोटिवेट करेंगे। जो आपको बोल रहा है कि भाई हिंदी मीडियम के अगर आप हो तो आप टॉप नहीं कर सकते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, वो केवल आपको गिराना चाहता है। तो दूर करो। बोला कि मैं हिंदी मीडियम को टॉपर बन के अगले साल मिसाल बन के सबके सामने आऊंगा, उस इंटेंशन करिए। पर ये भी तो बोलिए मत, अंदर सोचिए। अंदर आप ये चीज कल्टीवेट करिए अपने कि मैं हिंदी मीडियम का होके अगली बार टॉपर बनूंगा, लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए करेंगे। इलाहाबाद के अंदर से टॉपर निकलेगा। अभी मैंने पहले अप्रैल में टॉक दी थी, वहां पे एक लड़की खड़ी होकर पूछने लगी, उसने बहुत ही ज्यादा वो एग्रेसिवली बोली थी कि सर हिंदी मीडियम का तो नहीं हो सकता, ये खराब है, वो खराब है, एग्जाम पूरा उस तरफ जा रहा है। मैं उसको वही बात बोली कि उसके दोस्त भी उसको बोलते थे। मैंने बोला कि आप अगर आपके अंदर इतनी वो दुख है इस बात को लेके, आप इतने अग्रेसिव हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तो अपने अंदर उस बात को मोटिवेशन लेके चलो। जो मैंने मोटिवेशन बोला कि भाई कोई फादर के लिए करना चाहता है, कोई खुद के लिए करना चाहता है, केवल इसलिए कर लो कि भाई मैं हिंदी मीडियम से टॉप करके आऊंगा। वो मोटिवेशन तो पकड़ो कि क्यों करना है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूल के बारे में बता देता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत मिसगाइड भी करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मेरा भी मैंने देखा है, बहुत जगह मेरी फोटो छपती है, बहुत जगह मेरा नाम छपते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पढ़ाई करी है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो हर जगह हाथ पैर मारता है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, मुझे वहाँ से कुछ मिल जाए। सेम हाथ पैर मैंने भी मारे थे। जीएस के लिए मैं कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके बाद में कोई भी इंस्टीट्यूट है उसमें केवल और केवल जाके मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं और कुछ नहीं दिया है। मॉक इंटरव्यू मैंने इसलिए दिए क्योंकि मैंने ऑनलाइन कहीं पे देख लिया, मेरे को लगा अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जाके दे देता हूँ। जो भी कोई भी इंसान जब अपने लक्ष्य के इतने पास में पहुंच जाता है कि यार केवल इंटरव्यू बचा है, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है कि यार मैं इस मौके को छोड़ नहीं सकता, तो मैं मेरी प्रिपरेशन पूरी करता हूँ। इसलिए मैंने 5-6 जगह जा जाके मॉक इंटरव्यू दिए। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं टॉप करूंगा, लोग मेरी फोटो इतना छापने लग जाएंगे। तब तो मैंने केवल एज ए कैंडिडेट सोचा था। अब मुझे बस उस बात का थोड़ा दुख है कि लोग मेरी फोटो को छाप के लोगों को मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पे पढ़ा है। अभी भी इवन आफ्टर रिजल्ट कई लोग मेरे को बुला रहे हैं कि सर आप प्लीज फेलिसिटेशन में आ जाइए। इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा। मैं बोला कि सर मैं आपसे कुछ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूं, मैं मॉक भी नहीं दिया, मैंने कोचिंग भी नहीं ली, मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दी, मैं क्यों आऊं। अब वो बुलाने को पीछे पड़े हुए हैं। अब ये आपको दिखाता है कि उनका केवल और केवल एक इंटेंशन है कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाऊं, मैं मेरी वहां पे शक्ल दिखा दूं, तो उनका मेरे को देख के अगर 200 लोग भी आ जाए, उनके 1 लाख की फीस भी होगी, तो उनका तो 2 करोड़ का काम हो चुका है, उनका कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि वो करते हैं। यहां पर मैं आया हूं, जितेंद्र सर का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल खुद भी, इवन दो ये खुद को कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, बट वो लोगों को खुद आके बोलते हैं कि ये लोग सफिशिएंट नहीं है। ये तो केवल आपको गाइड करना बता देंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेपर पे लिख के दे देंगे ये सब पढ़ो, पढ़ना आपको जाकर खुद को है। ये नहीं बोलते कि हमारे नोट्स काफी है। जिस कोचिंग वाले ने बोल दिया कि नोट्स मेरे काफी है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उस पर भरोसा नहीं करना है। तो पूरा आपको खुद से वो चीज करनी है। और कोचिंग का भी जो होता है ये मैं बताऊंगा, कोचिंग को भी करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग में जा रहे हैं तो बस कोचिंग में जाके बैठ के आगे तो काम हो गया। कोचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्लास में जो पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको घर पे आके रिवाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया क्लास के अंदर तो आपको क्लास में डाउट पूछने पड़ेंगे। आप बैठे नहीं रह सकते कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या करना है लोगों से। मैं इतने सारे गंदे गंदे डाउट्स पूछे, लोग मेरे पे हंसते थे। आज मैं खड़ा होकर उनके बारे में सोचता हूँ कि यार वो लोग मेरे पे हंसते थे और आज मैं अचीव कर चुका हूँ जो वो लोग अचीव नहीं कर पाए। तो इसलिए कभी घबराना नहीं है उस चीज से कि मैं गंदा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन गंदा नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं पूछना वो गलत होता है एज कम्पेयर टू गंदा क्वेश्चन पूछना। पर पूछिए क्वेश्चन, टीचर्स आपको बताएंगे। बताया है समझ में नहीं आया, बताया है समझिए, नहीं उस फिर भी समझ में नहीं आया, अगले दिन मतलब घर पे जाके पढ़िए, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। उससे समझ में नहीं आया तो अगले दिन वापस आके टीचर से पूछिए कि सर मैं घर पे जाके पढ़ा, नहीं समझ में आया, तो फिर वो बताएंगे। पर वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपको सीधे नहीं बताएंगे कि ये एक लाइन पढ़ा दी, ये लाइन याद कर लेना, एग्जाम में जाके एज इट इज लिख देना। वो आपको जरूरी है वो चीज समझना, कोचिंग को भी कैसे यूटिलाइज करना है कि अब मैं यहाँ पर आया हूं तो मैं इसको पूरा यूटिलाइज करूंगा। अगर मैंने एक्स अमाउंट पैसा डाला है तो मेरे को 2x टाइम्स उससे वैल्यू मिलनी भी चाहिए। यहाँ पे तो अमाउंट की बात भी नहीं है। यहाँ पे जितेंद्र सर बहुत इजीली बता रहे हैं, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उस पर डिपेंड मत होइए, यही मैं बोलूंगा। जाके वो जो भी गाइडेंस मिल रही है वो सर आपको केवल एक दिशा दिखा देंगे कि ये कर लो। जो सर ने बोला वो व्हाइट बॉल की बात होती है, वो बताएंगे कि ऐसा एक्शन चेंज करोगे तो व्हाइट बॉल नहीं डलेंगी। पर वो बॉलर को खुद को आके भाग के प्रैक्टिस कर करके अपनी वो करेक्शन करना पड़ेगा, व्हाइट नहीं हो स्टंप पे बॉल जाए। वो बॉलर आप ही हैं। और एक कोचिंग वर्ड के बारे में बताऊंगा। कोचिंग वर्ड का मतलब अगर आप समझते हैं,
यहाँ पे वैसे तो लोग सबको टीचर बोलते हैं, बट कोच जो वर्ड है, कोचिंग जो वर्ड है, उसका टीचिंग से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। टीचिंग होता है जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं। कोचिंग का मतलब होता है आपको बहुत चीजें आती हैं, उसके ऊपर आपको बस निखार कर रहे हैं, आपकी कमियां बता रहे हैं, ऐसे ऐसे कर लो। अगर विराट कोहली एज ए बैट्समैन उसको खेलना नहीं आ रहा है तो रवि शास्त्री के पास जाके नहीं बोलेगा कि सर मेरी टेक्निक में क्या गलती है। रवि शास्त्री से उसको थोड़े बहुत टिप्स बता देगा। अगर उसे कुछ भी नहीं हो रहा तो अपने जो फर्स्ट लाइफ के टीचर है, उसके फादर होंगे या जो उसके फर्स्ट होंगे, उनके पास में जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल टीचर है, उन्होंने समझाया होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस की होती है। एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको टीच करती हैं, वो आपको कोच नहीं करती है। इसलिए एनसीईआरटी में जाके पढ़िए, उनसे समझिए, उनसे समझ में आएगा। वो नहीं आया तो फिर आगे की किताबों को यूज करके उनसे कोचिंग लेनी है अपने को, उनमें से समझना है कि अच्छा ये नहीं आया तो मैं इसको यहाँ से पढ़ लेता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। कोचिंग वर्ड का भी मतलब समझिए कि क्या होता है। इस उम्मीद से मत आइए कि यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा थोड़े पर्सनल टिप्स मैं एंड में आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कभी किसी से तुलना नहीं करनी है, कभी किसी से compete नहीं करना है। आपके साइड में कोई बैठा है, आपका कोई फ्रेंड है, कभी किसी के नंबर नहीं देखना है। आपकी केवल और केवल एक कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखें कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ, मैं आंसर कर पा रहा हूँ, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप खुद के मार्क्स बढ़ाते जाएंगे, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपने 1 नंबर आया तो आप अगले दिन 2 नंबर लेकर आएंगे तो खुश होना नहीं कि चलो मेरा इंप्रूवमेंट तो हुआ। यहाँ की कोचिंग की टेस्ट सीरीज वगैरह में नंबर लाने का कोई फायदा नहीं होता है, फायदा होता है एक्चुअल एग्जाम में लाने का। कभी भी टेस्ट सीरीज जाए, उसको जाके दीजिए, उसके सीखिए कि कितने नंबर आए हैं, उससे लर्न करिए अपनी गलतियों से, फिर उसको इंप्रूव करते करते आगे बढ़ना है। और आपका जो पीक है वो आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन हिट होना चाहिए कि आज मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है, आज एग्जाम था, आज मेरे सबसे अच्छे नंबर आए हैं। मैंने जाके टेस्ट सीरीज दी, मैंने हर पेपर के 2-2 बार दिए थे, सारे फुल टेस्ट दिए थे, 8 टेस्ट मैंने दिए थे। सेकंड वाले मेरे से कोई भी पेपर फुल नहीं हुआ था, कभी भी कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो मेरी वहां पे कोशिश थी, जो मैंने बोला, मैं घर पे आके भी टाइम बना के चलता था कि मान लीजिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 केस स्टडी आती है तो आपको 15 मिनट के अंदर एक केस स्टडी करनी है, 90 मिनट्स के अंदर आपकी केस स्टडी हो गई। बाकी 1.5 घंटे के अंदर आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर मान लीजिए कुछ 16 पार्ट्स के अराउंड होते हैं, तो अगर 90/16 आप करेंगे तो 5-6 मिनट या 6-6.5 मिनट एक क्वेश्चन में बैठता है। इट इज मोर देन इनफ। बाकी क्वेश्चंस, बाकी पेपर्स के अंदर भी इतना ही एवरेज टाइम आता है। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सामने घड़ी लेके बैठना है, आपको करते रहना है। अगर आप पूरा 3 घंटे का पेपर नहीं दे पा रहे तो आप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करिए। मैं टेस्ट सीरीज देता था प्रीलिम्स की, कि मेरे 60-60, 65% नंबर आते थे, बट मैं उससे कभी नहीं हुआ। मैं कि ठीक है, जब एग्जाम होगा उस दिन मैं कंपेयर कर लूंगा, ये लोग पेपर टफ बना रहे हैं। जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, मैं 106 नंबर भी आ गया, कट ऑफ आराम से क्लियर भी हो गया। मैं कभी उससे डरा नहीं कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। मैंने उससे बस सीख थी उससे कि मैंने ये गलती करी थी, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूँ। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन जाके मैं अच्छा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। और वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, मेरा एग्जाम क्योंकि क्लियर हो गया, वही बेस्ट होता है। इसके अलावा एक होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो बाहर की चीजें होती हैं, जो मैंने बोला था कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उन चीज को छोड़िए, जो आपके कंट्रोल में है ना, उन चीज को आप फोकस करिए कि जो मैं कर सकता हूं वो तो मैं पूरा करूंगा। जैसे मेरा इंटरव्यू का मौका आया, मैंने हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं एक मॉक यहाँ पे देता हूँ, ये फैक्चुअल मॉक पूछते हैं। ये लोग, इन्होंने राजस्थान के ऊपर पूछ लिया, इन्होंने थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिए, इन्होंने मेरे बैकग्राउंड के ऊपर पूछ लिया, तो मेरा डैफ पूरा कवर हो चुका है। मैंने इस तरीके से प्लानिंग करी कि मेरे को पूरी प्लानिंग ऐसी करनी है कि मेरा डैफ कवर हो जाए, इसलिए मैंने इतनी सारी जगह करा, ये मेरे हाथ में था। अगर मेरा मेंस का एग्जाम हुआ, मुझे लगा कि यार मेरा ऑप्शनल अच्छा हुआ है, मेरा मेंस क्लियर हो सकता है, अब मेरे को 1 महीने पढ़ाई नहीं करनी थी। अब नेचुरल सी बात है, जो भी पढ़ाई करता है मेंस के टाइम पे सब मोटे हो जाते हैं, सबकी तोंद निकल जाती है। अगर इंटरव्यू का नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, अगर उसका कॉल आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर होता है पर्सनैलिटी, दैट मीन्स कि आप कैसे, उसके अंदर आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये चीज लगी कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता अगर मैं एकदम ऐसे मोटा सा उनके सामने जा रहा हूँ, क्या पता उनके मन में बायस होना तो नहीं चाहिए। मान लो उनके मन के अंदर बायस हो, वो कुछ उससे करने लग जाए तो मेरे तो 5-10 नंबर ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो मैंने 1 महीने उसके बाद में थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग भी स्टार्ट करा, 10-12 किलो वजन भी कम करा, क्योंकि ये मेरे हाथ में था, मैं मौका नहीं छोड़ सकता था। अगर मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद में 15 दिन बचे हैं, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अभी टाइम है, अभी फ्री बैठा हूँ, कर लेता हूँ। मैंने बोला कि मुझे CSAT एग्जाम कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। जो वो पैटर्न वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैं 40 क्वेश्चन आते हैं 80 में से, वो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो मैं बिना बढ़े भी जाऊंगा। 2014 में मेरे आराम से 150 नंबर आ गए थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस था। पर क्या पता यूपीएससी 40 कॉम्प्रिहेंशन की जगह 80 के 80 कॉम्प्रिहेंशन पूछ डाले, या 60 कॉम्प्रिहेंशन 20 पैटर्न वाले पूछ लिए।
अब वो चीज आएगी तो ये तो मेरे कंट्रोल में है कि भाई मैं तैयारी करके जा सकता हूँ। तो मैंने जाके 5-10 कॉम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करके गया था मैं, कि अगर यूपीएससी में कॉम्प्रीहेंशन आएगा तो मैं उसको भी अटेम्प्ट करूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर लैंग्वेज पेपर मेंस के अंदर होता है तो उसके अंदर मेरे अंदर वो घमंड नहीं था कि यार हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, आ जाएगी, लिख लूंगा, 75 या कितने 90 जितने भी 30% नंबर लाने होते हैं वो तो आ ही जाएंगे, क्या दिक्कत की बात है। मैंने वहां पे भी एक दिन बैठ के निबंध की प्रैक्टिस करी। क्यों? क्योंकि ये मेरे हाथ में है, अभी मेरे पास मौका है, अभी मैं वो चीज कर सकता हूँ। ये मैं अगर अभी नहीं करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है, बाद में मुझे दुख होगा। अगर मैं ये बैठता रह जाऊंगा, अगर मैं एक दिन हिंदी की जगह एक दिन में बैठ के ट्रेंड एनालिसिस करता कि देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है उसको कुछ फायदा भी नहीं होता और हिंदी से भी मेरे को हिंदी के कारण मेरा मेंस क्लियर नहीं होता। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान लगाना ज्यादा जरूरी है। एक शॉर्टकट, सबसे ज्यादा लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि भाई ऐसा कुछ बता दे कि सारी चीजें आराम से हो जाए। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, वो आपको खुद से करना है। मेरे को यहाँ पे देख के लोगों को लगता होगा कि ठीक है यहाँ पे सक्सेस है, बट सक्सेस के पीछे कितनी हार्डवर्क है वो मुझे पता है। और कोई भी टॉपर हो, भले मैं नहीं, कोई भी, जितने भी 700-750 लोग सेलेक्ट हुए हैं, सबने उतनी ही मेहनत करी है। उसके पीछे जिनका नहीं हुआ है उन्होंने भी उतनी मेहनत करी है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत के बिना ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। या कोई भी चीज, आप कोई भी नौकरी भी अगर कर रहे हैं या यहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो भी उतनी मेहनत करते हैं जितनी आप कर रहे हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि उठा के पढ़ाने आ जाता है, वो भी अच्छी मेहनत करके अपने नोट्स बना के पढ़ाने आते हैं। कोई नौकरी करने जाता है तो वो भी नौकरी पे जाके मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी में आराम करके पैसे कमा कर आ गया, बस मेहनत आपको करनी पड़ती है और कोई आपको उसका सब्स्टिट्यूट करके नहीं देगा कि चलो मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ। यहाँ से टीचर जाके आपके लिए मेंस के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लिख के नहीं आ सकते हैं, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो सर है वो आपको बता सकते हैं कि ये यहाँ से पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ लो, पढ़ना आपको खुद को है। 3 चीजें मैं बोलूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म और हार्डवर्क। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो आपको कुछ भी करवा सकती हैं। ये चीजों को आपको आगे साथ में लेके चलना है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, कुछ भी हो, आप आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमिज्म है, आप आशावादी हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। लोगों का होता है कि भाई फिल्म्स का पेपर देने गए, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में से कुछ हिल ही नहीं रहा है, 5-10 क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वहीं पर डर जाता है कि अरे पेपर क्या होगा, मेरा तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं फिल्म देने गया, मेरे स्टार्टिंग 20 में से केवल 2 क्वेश्चन हुए थे। मैंने पूरा पेपर कर डाला, 100 क्वेश्चन में से केवल 20 क्वेश्चन हुए थे मेरे। उस वक्त मैं चाहे तो डर भी सकता था कि यार मैं तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा। मैं घर पे टेस्ट सीरीज देता था, मेरे तो पहले 100 में से 40 क्वेश्चन होते थे, 40 में से मेरे 35 करेक्ट भी होते थे, मेरे 70 नंबर तो वहीं होते थे। अभी तो मेरे 20 में से अगर 18 भी करेक्ट हुए तो मेरे केवल 36 नंबर की वो बैठ रहा है। बट मैंने सोचा कि नहीं, पेपर टफ है, सबके लिए टफ होने वाला है, कट ऑफ कम होगा, मेरे को 115 नहीं तो 100 नंबर लेकर आने, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसी की कोशिश करता हूँ और उस पर फोकस लगा के मैंने आगे करना स्टार्ट करा। जो मैं बोल रहा था कि ह्यूमैनिटीज वाले लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, वो घबरा जाते हैं बहुत जल्दी कि यार हमको तो सब कुछ आने की आदत है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। अरे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हो सकता है 11वां क्वेश्चन एकदम वो फुल टॉस आ जाए, छक्का मार सकते हो। पर वो लोग उसी डर में होते हैं कि उसको भी ब्लॉक करके डिफेंड करके आगे निकल जाते हैं, वो भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। जो एनालिसिस करनी होती है पेपर की, वो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है। 4 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक जो आपको आते हैं वो आपने सही करें, एक जो आपको आते हैं आपने सही नहीं करें, एक जो आपको नहीं आते हैं वो सही करें, और जो आपको नहीं आते हैं वो भी गलत करें आपने, और एक भी होता है जो आपको आपने छोड़ रखे हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए फर्स्ट जो आते हैं वो सही करें, वो तो सही होने ही चाहिए। अगर ये आपका बहुत हाई है, मतलब आपका रिवीजन लेवल बहुत अच्छा है, मतलब आपने तैयारी अच्छे से कर रखी। अगर आपको जो आते हैं वो आपने गलत करें, मतलब आपको कॉन्सेप्ट गलत पता है या आपका डाउट था, आपको कंफ्यूजन था, आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रखा है, ये आपको आप एनालिसिस करते हैं उसे सिग्नल मिलते हैं, ये आपको करना पड़ेगा कुछ। तीसरा होता है जो नहीं आता है, उनको आपने अटेम्प्ट कर दिया, तुक्के मार दिए, सही हो गए, अब आप खुश तो होंगे कि वाह यार क्या तुक्का मारा है, मेरे तो सही हो गए। उस पर आप कभी रिलाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार तुक्का आएगा तो मैं मार के सही कर दूंगा, वो उस पर आप वो रिलायबल टेक्निक नहीं है, वो रिलायबल स्ट्रेटेजी नहीं है। इसलिए वो भी वो ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है पर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो नहीं आते हैं वो गलत करें, वो तो होना ही नहीं चाहिए। फालतू में अंधाधुंध तुक्केबाजी तो करनी ही नहीं है। अगर आपके बहुत ज्यादा है, मतलब आप जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, जितना आपको नहीं आता है आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको आता भी नहीं है आप गलत भी कर रहे हैं। और 5वां, अगर आप छोड़ के भी आ रहे हैं, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए मतलब आपको आते ही नहीं है। तो ये जो मैंने टेक्निक बताई है, फिल्म्स की बहुत सिंपल सी टेक्निक बताई है, ये आपको घर पे बैठ के वो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बैठ के हर सब्जेक्ट वाइज करना पड़ेगा कि पॉलिटी के अंदर इतने क्वेश्चन थे, वो जो मैंने 5 कैटेगरी बताई है उसके अंदर पॉलिटी में ये हुआ, इकोनॉमिक्स में ये हुआ। तो अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये एक्सरसाइज करके आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जिसके अंदर आते हुए सही कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है,
जिसके अंदर आपको आपने छोड़े हुए हैं, आपको नहीं आते, वो सब्जेक्ट आपका वीक है। जो डेटा बोलते हैं, डेटा के अंदर सब कुछ दिखता है। मैं सीएस वाला बैकग्राउंड है, थोड़ा इंजीनियर माइंडसेट है, मेरे को ये चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती है, पर आपको भी हो सकती है। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आप सोच रहे हैं कि मैं कितनी हवा की बातें कर रहा हूँ, कितनी ऊपर की बातें कर रहा हूँ। आप अपने खुद के नंबर देंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर आपके 200 में से 50 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपको नहीं आता है। इतना भी अगर आप समझ सकते हैं, तो अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली कि ऐसी कैटेगरी बना के खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लिया, तो आपको खुद का और अच्छे से पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब चेंज करना है। कई लोग होते हैं वो पोलो के बैल की तरह बस घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि सर मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, मेरा तो क्लियर ही नहीं हो रहा, प्री क्लियर नहीं हो रहा। अब आप मेहनत गलत कर रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। वरुण रेड्डी हैं, इस बार 7th रैंक आई है उनकी। उनका 5th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, 2014 में पैटर्न चेंज हुआ था, तब उन्होंने लिया, उनका क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या पता है मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें नंबर नहीं आ रहे, तो वो मैथ्स के अंदर चले गए। मैथ्स में आए, थर्ड अटेम्प्ट, मैथ्स का पहला अटेम्प्ट 166 रैंक IRS। उसका अगला अटेम्प्ट दिया 220 समथिंग रैंक IRS। इस बार फिर से अटेम्प्ट दिया मैथ्स से, उनका 7th रैंक IAS। उनको IAS में आना था। 5th अटेम्प्ट में वो मैथ्स के साथ आगे चले गए, पर उनको पता था कि जो उन्होंने वो डिसीजन लिया ज्योग्राफी लेने का, वो गलत था। उनको अपने बारे में पता था कि ये मैंने गलती करी है। सेम चीज मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहूंगा कि आप भी ऐसा नहीं कि बस लगे पड़े हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। थोड़ा रुकिए, आराम से सांस लीजिए, समझिए कि मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ और उसको कैसे सही कर सकता हूँ। और जितनी जल्दी सही कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। एट द सेम टाइम कई लोगों का होता है कि उनके लिए एग्जाम बना हुआ ही नहीं होता है। मैं भी एग्जाम में गया था, मैं 2 अटेम्प्ट सोच के आया था कि 2 अटेम्प्ट दूंगा, 2 में नहीं हुआ तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम ही मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस एग्जाम को। वो भी समझिए। कई लोग होते हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि यार ऐसा कैसे मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कई लोग ईगो पे ले लेते हैं कि 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी लगे पड़े कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, मेरा मेन सही नंबर से छोड़ा, अगली बार करके रहूंगा। वो अगर आपने ये थोड़ा जो ये ईगो वाली बात है, कुछ ज्यादा आत्मविश्वास से घमंड की तरफ अगर आप आ गए, तो वो लोग फिर 3 के 4 के 5 अटेम्प्ट भी लेके पूरा अपने जिंदगी के 5-6 साल डाल देते। पता होना चाहिए कि कब रुकना जरूरी है। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि एग्जाम आपके लायक नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सबके साथ सच्चाई होती है, हर कोई उतना इजीली समझ नहीं पाता है। किसी का साइंस एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, किसी का ह्यूमैनिटीज ज्यादा होता है। हो सकता है कि आपको कुछ और अच्छा करना अच्छा लगता होगा, तो वो समझिए, वो कोशिश कीजिए। एग्जाम आपके लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ इसके अंदर नहीं लगाइए। ये मत सोचिए कि यूपीएससी जिंदगी के अंदर सब कुछ है, यूपीएससी नहीं है। मेरा एक बार में हो गया वो बात अलग है, बट मैं भी 2 अटेम्प्ट के बाद में छोड़ के जाने वाला था। मुझे पता था कि मैं 2 में नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी ही सब कुछ नहीं है, उस वक्त आपके जो आधा परफॉर्मेंस का प्रेशर है, ये एग्जाम करके ही रहना है, आईएएस बन के ही रहना है, ये सर्विस आनी लेकर ही आनी है। जिस वक्त आप ये सोचने लगते हैं, आपका एफिशिएंसी कम हो जाती है, आप उस इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि आपको डर लगता है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप के पहले इंग्लैंड की टीम 400-400 मारती थी, 400 चेस करती थी। जब वर्ल्ड कप का प्रेशर आया कि भाई घर पे वर्ल्ड कप है, हमको वर्ल्ड कप जीतना है, उनसे 250 रन बनने मुश्किल हो जाते थे। क्या है ये? परफॉर्मेंस प्रेशर है। जब उनको पता है कि जब परफॉर्म करना है वो प्रेशर आ रहा है, कई लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए इस एग्जाम में आपको क्लियर माइंड सेट रखना है कि आप एग्जाम क्यों देने वाले हैं। ये एग्जाम सब कुछ नहीं है। नहीं हुआ तो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, 2 बार करता हूँ, नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ और करूंगा। जब आपने इस एग्जाम को जिंदगी मान लिया, उस वक्त ही आप काफी पीछे हो चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ा मैं बहुत ही जो क्लीशेड जो चीजें होती है, जो सब कोई बोलता है, वो मैं फिर से बोलता हूँ। इसको मैं स्पोर्ट्स से लिंक करना चाहूंगा। मैं ऑब्जर्व जनरली करता रहता हूँ, तो सब बोलते हैं प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, बहुत जरूरी है। अब क्यों बोलते हैं? अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। नडाल मेरा फेवरेट टेनिस प्लेयर है, उसके लिए सब बोलते हैं कि उसका कभी भी जाके आप प्रैक्टिस सेशन जाके देख कर आइए। वो प्रैक्टिस ऐसे करता है 1.5 घंटे की कि वो रियल मैच खेल रहा है। कोई और टेनिस प्लेयर उस इंटेंसिटी से जाके प्रैक्टिस नहीं करता है। भाई उसके पास 18 ग्रैंड स्लैम है, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है टेनिस का। वो 15 साल से खेलता हुआ आ रहा है, पर अभी भी जाके वो 1-1.5 घंटे इस इंटेंसिटी से प्रैक्टिस कर रहा है कि उसको कुछ नहीं आता है। जब इतने बड़े आदमी को पता है उसकी कमियां, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो अपन तो किस खेत की मूली है, अपने को भी करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि अपन ने एक बार पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आ गया। इसलिए रिवीजन करना जरूरी होता है। मुझे जैसे रोनाल्डो, नडाल और कोहली तीनों प्लेयर्स बहुत पसंद है। अभी तीनों हैं अलग अलग डोमेन्स में, एक क्रिकेट खेलता है, एक फुटबॉल खेलता है, एक टेनिस खेलता है। बट आप तीनों को देखेंगे तो तीनों में मैंने एक चीज बहुत कॉमन पाई है कि तीनों बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तीनों ने ट्रेनिंग को इतना ज्यादा वो कर दिया है कि मैं ट्रेन करूंगा, मैं एक प्रोसेस फॉलो करूंगा, उसके बाद में मैं अपने फील्ड में बेस्ट होकर दिखाऊंगा। सेम इसके अंदर है।
मीडियम का डिफरेंस है, आप इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम में, पर मेहनत दोनों सेम तरीके से करते हैं, सब सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर आप करते जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। अभी जैसे सर बोल रहे थे सेल्फी की बात, बहुत लोगों ने बोली सेल्फी लेनी है, सेल्फी लेनी है, तो ये मैं मेरा स्वार्थ बताऊंगा या मैं थोड़ा ईगो बताऊंगा। आई थिंक ईगो होना लोगों में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कुछ भी लाइफ में अचीव करना है। अगर आप खुद को लेके स्वार्थी नहीं है, अगर आपको खुद पे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, घमंड नहीं है, ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस या एरोगेंस में बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो कभी भी घमंडी भी बन सकता है, बट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं तो वो आपको हमेशा पॉजिटिवली लेके जाएगी। अगर आप घमंड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिवली लेके जाएगी। तो मेरे अंदर वो आत्मविश्वास था कि मैं अगर कभी भी किसी टॉपर को देखता था तो मेरा ये नहीं था कि मैं उसको देखने जाऊं या मैं उसके साथ सेल्फी खिंचाऊं। मेरा वो था कि मैं आगे जाके खुद ऐसा बनूं कि मेरे को ऐसा मौका मिले। या जैसे अब बहुत कॉमन सी चीजें सब लोग करते हैं कि जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन सब लोग यूपीएससी में जाते हैं, सब लोग वो सूट के अंदर टाई वाई में अपनी फोटो खिंचा के इंटरव्यू के नेक्स्ट डे डीपी जरूर लगाते हैं। व्हाट्सएप पे लगाएंगे, फेसबुक पे लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, बट डालेंगे जरूर कि मैं इंटरव्यू देकर आया था। उस दिन मेरी दीदी ने भी मेरे को बोला, मेरे साथ में गई थी, मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, मुझे फोटो नहीं खिंचानी है, मैं अगर सेलेक्ट होऊंगा तो उसके बाद में मैं खुद यूपीएससी जाके फोटो खिंचाऊंगा। बट अब वो कोइंसिडेंस ऐसा बैठा कि रिजल्ट आया तो लोगों ने मेरी इस वाली फोटो को क्रॉप करके खुद यूपीएससी के सामने लगा के ऑनलाइन डालना स्टार्ट कर दिया था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो ऐसी चीजें, अब मैं ये बोल रहा हूं, आपको लग सकता है कि मैं बहुत सेल्फी सोच रहा हूं, अब जिन लोगों को इन बात से रिलेट कर सकते, इनको समझ में आ सकता है, आप वो थोड़ा अपने अंदर वो आग लगा के बैठिए, वो डिजायर, वो मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं वहां पे जाके दिखाऊंगा। फिर आपको किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी मोरलेस आई थिंक मैंने काफी सारी चीजें कवर कर दी है। मैं एक लास्ट में एक सिमुलेशन की चीज बोल देता हूँ। सिमुलेशन होता है कि जो भी अपन घर में कभी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन इस तरीके से करें कि अपन एग्जाम का एनवायरनमेंट है, घर पे रिलैक्स करके नहीं करना है। सिमुलेशन हर स्टेज पे इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स, मॉक्स, इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के अंदर। इंटरव्यू में सिमुलेशन क्या होता है, जो भी आप मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं वो क्या होता है कि आप जो एक्चुअल इंटरव्यू है उसकी पहले जाके प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, कैसे कि आप एक रियल इंटरव्यू दे रहे हैं। सिमिलरली आप कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज दें, उसको इस तरीके से ट्रीट करना है, भाई भले ही वो प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, कि मैं एक्चुअल एग्जाम देके लिखने जा रहा हूं। आप अगर घर पे कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक ओएमआर शीट लेके आइए, बबल्स भरिए कि ABCD ये सब हुआ है, पूरा सारे कर दिए, उसके अंदर टाइम चलेगा, उसके बाद में चेक कर रहे हैं। कई बार जो गलती करते हैं कि लोग A टिक करके B बबल भर दिया, उनका नेगेटिव मार्किंग हो गया। ये जब तक आप घर पे सिमुलेशन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये गलती कर सकते हैं। या मान लीजिए कि 2 घंटे में से 10 घंटे तो बबल भरने में चले जाते हैं। अब आप घर पे कभी भी पेपर लेके बैठते हैं, 2 घंटे के अंदर आप केवल टिक कर रहे हैं, आपने एग्जैक्ट 2 घंटे में करा है। अब आपके पास वो 10 मिनट जो आपने बबल भरने के लिए होने चाहिए थे वो आपने कभी काउंट करे ही नहीं कि ये रियल एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। एक और चीज बताऊं कि जैसे एग्जाम होता है मई जून के महीने में होता है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, खासकर अपने नॉर्थ बेल्ट में जयपुर राजस्थान साइड तो बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है, 45 के अराउंड टेम्परेचर होता है। अब जब मैं घर पे गया, पापा ने बोला कि तेरे को मैं एसी लगा देता हूँ। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को एसी नहीं चाहिए, मैं एसी में पढ़ लूंगा। मुझे नहीं पता कि बाद में मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या सिचुएशन मिलेगी। हो सकता है कि वहाँ पे पंखा ही नहीं हो, मैं गर्मी में अपना पसीना संभालते रह जाऊँ, वहाँ पे पेपर निकल जाए। यहाँ पे मैं तो एसी के अच्छे एनवायरमेंट में बैठा हुआ हूँ, मेरे को सारी चीज़ें आती हैं और दिमाग भी चल रहा है। वहाँ पे होता है कि आपका इन्वायरमेंट इसलिए होता है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है। इसलिए जब भी मैं घर पे बैठता था, मैं कूलर लगा रहा था, कूलर भी नहीं चलाता था, केवल पंखे से, पंखा भी कम स्पीड में चला के मैं टेस्ट दे रहा हूँ, इस तरीके से कि मैं एग्जाम में जाके लिखूंगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैं घर पे दे रहा हूँ, एग्जाम में दे रहा हूँ। इसलिए सिमुलेशन जरूरी है। कई बार अपन घर के कंफर्ट में या टेस्ट सेंटर या कोचिंग सेंटर के कंफर्ट में एसी में बैठ के आराम से टेस्ट देते हैं, अपन को पता नहीं चलता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको मेक और ब्रेक कर सकती है। आपको 1-2 सवाल सही गलत इसी से हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप काउंट भी नहीं करोगे, आप सोचोगे कि आप कहीं और गलती कर रहे हो, पर एक्चुअली गलती ये थी। इसलिए सिमुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है घर पे बैठ के। मेंस में भी अगर आप टेस्ट सीरीज कहीं भी लिखने जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर करना है और एग्जैक्ट 3 घंटे में ही करना है। 3 घंटे से 10 सेकंड भी ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अगर आप किसी टेस्ट सेंटर में जाके पेपर लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको लगा कि टाइम पूरा हो गया है, वहाँ पे इन्विजिलेटर तो होते नहीं है, बच्चों को जनरली बोलते हैं कि 3 घंटे होते हैं, आप खुद दे के चले जाना। बच्चों के ऊपर ही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आधा लिखा है, इसको खत्म करके देकर आ जाता हूँ, इसके अंदर नंबर तो आने ही चाहिए। अब आप 10 नंबर वो टेस्ट सीरीज के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके कर सकते हैं, पर वो 10 नंबर आपके मेंस के अंदर कम होने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको 10 मिनट नहीं मिलेगा।
इसलिए आप टेस्ट भी देने जा रहे हैं तो 3 घंटे में आपने लिखा, 3 घंटे 1 सेकंड होते ही आपका पेन साइड में हो जाना चाहिए, फिर आप जाके फिर इवेलुएट करवाने को दे रहे हैं, या अगर आप घर पे कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं। इसलिए सब जरूरी है। गलतियां होती हैं, गलतियों से कभी डरना नहीं है। जो मैंने बोला कि अगर 10 सवाल नहीं आते तो 11वां सवाल को ये सोच के नहीं करना है कि मेरे को 10 सवाल नहीं आते तो 11वां सवाल भी नहीं आता है। हर सवाल इंडिविजुअल सवाल होता है। हर बॉल जो विराट कोहली खेलता है उसको एक बॉल की तरह खेलता है। पिछले बॉल पे अगर उसका कैच छूटा तो वो डर के नहीं खेलता है कि मेरा कैच हो जाएगा। सिमिलरली हर सवाल एक अपने आप में सवाल है। अगर आपके 10 सवाल हो चुके हैं, सारे आते भी हैं, तो एक्साइट भी नहीं होना है कि अरे वाह मेरे को तो सब आता है, 11वां सवाल आप जल्दी जल्दी में गलत करके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कामली हर सवाल को एज इट इज देखना है, उस सवाल को सॉल्व करना है, अगले सवाल पे मूव करना है। अगर नहीं आते हैं पिछले के सवाल तो आगे के सवाल इजी होंगे। बहुत सारे सवाल नहीं आते मतलब पेपर टफ है, पेपर सबके लिए टफ है। इस ऑप्टिमिस्ट अप्रोच से आपको इसको करना है। और जब भी घर पे आप कभी भी गलतियां करते हैं तो उससे घबराइए नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मेरे से होगा नहीं होगा। हर गलती आपको सीखने का मौका देती है। उस गलती को अगर आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उसको इंक्लूड कर सकते हैं आगे के उसके अंदर। अगर आपने गलत बबल भर दिया, ए का बी भर दिया, अगर आपको पता चलेगा कि ये गलती करी है तो अगली बार आप जाके एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे कि मैं गलती नहीं करूं। इसलिए कभी भी गलती करें, कोशिश करिए कि उससे सीखें, उससे आगे बढ़ें और हर दिन डेली इंप्रूव करना है, किसी से तुलना करनी नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट होके आत्मविश्वास के साथ आपको पूरी अपनी मेहनत करनी है, लगन करनी है, उससे आपको पक्का रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट सबका सब लकी भी नहीं होता, लक का फैक्टर भी होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, पर जो कड़ी मेहनत होती है, जो रियल की मेहनत होती है, सच्चे मन की मेहनत होती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर कोई बोल रहा है कि उसके 5 अटेम्प्ट हो गए, उसका तो हो ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मन में वो मोटिवेशन नहीं होगा या उसने कुछ गलती करी होगी जो उसको पता भी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करिए और जितना हो सके भटके नहीं। एग्जाम को डायनेमिक तरीके से करना है। जहां से जो ज्ञान मिल रहा है वहां से वो ज्ञान लेके आगे बढ़ के निकल लिए, खुद के नोट्स बना के कर लिए। ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम भी अगर मैंने पढ़ी थी तो स्पेक्ट्रम के आखिरी के 4 पन्ने पढ़े थे, पूरी बुक नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो एनसीईआरटी की जैसी थी। सेम पता होना चाहिए कहां से करना है, कैसे पढ़ना है, वो सर लोग आपको बता भी देंगे। नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आप सब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं वो ऐसा नहीं कि 9th 10th 11th क्लास के बच्चे हैं। आप सभी 21 प्लस है, सबके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी समझ होती है कि आप खुद से समझ सकते हैं। बस वो सबके डर होता है, सबके मन में वो इच्छा होती है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई आके मेरा हाथ पकड़ के बता दे कि ये कर लो, ये किताब कर लो, एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। कुछ आसानी से नहीं होता है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा रिलैक्सेशन के ऊपर लोगों को बहुत रहता है, सब कुछ मस्ती वगैरह छोड़ देते हैं। मस्ती नहीं छोड़नी है अपने को। जो चीज़ जिसको करने से अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड को फ्रेश होता है, वो चीज़ करिए। मैंने भी पूरे मैच वगैरह देखे हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सारे मैच मैंने देखे थे। बट वो पढ़ाई के बदले नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता है मैंने आज आधे घंटे मैच एक्स्ट्रा देखा है तो मैं अगले दिन आधे घंटे पढ़ाई भी एक्स्ट्रा करता था। अगर मेरे को पता है अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मैच चल रहा है तो मेरा ध्यान उसमें जाएगा, तो इससे बढ़िया पढ़ाई बंद करके पहले वो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा पढ़ के यहाँ पे कर लूंगा, आराम से ध्यान भी लगेगा। आप भले ही डांस करते हो, आप भले ही पेंटिंग करते हो, आप सिंगिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप जिमिंग करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए। जब टाइम आता है अपने आप वो चीज़ कम भी हो जाती है। कभी ये मत सोचिए, मतलब कई लोग होता है कि सर अभी एग्जाम पास में आ रहा है, अभी मैं कंटिन्यू करूँ क्या? अरे कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, जब एग्जाम पास में आएगा उसको खुद को समझ में आ जाएगा कि अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, अब मेरे पास मौका है। मैं पहले 8-10 घंटे पढ़ता था, आराम से टाइम पास करता था। जब मेंस के 2 महीने बचे थे तब मुझे समझ में आ गया कि अब मैंने अगर 15-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बाद में मुझे दुख होगा। तो मैंने अपने आप वो सारी चीज़ें बंद कर दी। मैं अपने आप रात को 11 बजे सो रहा हूँ, मेरी 5-6 बजे नींद बिना अलार्म के खुल रही है। मैं उठते सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरे को अब ये पढ़ना है। ख्याल ही नहीं आता है। जो सीरियस एस्पिरेंट होता है उसके सामने जो अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, उसकी तरह आप जो सीरियस एस्पिरेंट होता है उसको केवल वो टारगेट दिखाई देता है, वो बाकी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आपके 8-10 महीने पहले तो फिर भी ठीक है, आप थोड़ा उतना मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, पर जब टाइम पास में आता है अपने आप, जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जब पता है करो और मरो की बारी है, उस वक्त आपको भी नहीं पता आप कितना पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे को भी लगता था मैं 10-12 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकता, मैंने 15-15 घंटे भी 2 महीने लगातार पढ़ा है। मैं आज भी कोई मेरे को बोलेगा, मैं खुद सोच के बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने वो चीज़ भी करी है। बट जब जरूरत पड़ी, जब मौका आया, जब पता था कि अब अगर नहीं करूंगा तो कभी मौका क्या पता मिले ना मिले, उस वक्त मैंने वो चीज़ करी। मोर और लेस आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे टिप्स भी शेयर कर दिए हैं। हो सके तो प्लीज़ सारे नहीं तो उनको कुछ पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगे याद रखिए, बार बार उनको देखते रहिए, भूलिए मत।
कहीं भी कोई भी टिप, मेरे को भी काफ़ी लोगों ने चीज़ें बताई थी, वो आज मेरे को पता चलती कि उन्होंने जो बोली थी वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। सेम अगर मेरा देखना है, आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे हैं, कोई और ब्लॉग पढ़ रहे हैं, प्लीज़ उसका अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इंटरप्रिटेशन लीजिए, जो आपको लग रहा है सही है उसको अपनी प्रिपरेशन के अंदर इंक्लूड करिए और मेहनत करिए। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। आई थिंक इट शुड बी इनफ। काफ़ी सब मैंने कवर कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई होप आप सब लोग आगे अच्छे से मेहनत करेंगे। और जो हिंदी, मैं खुद भी चाहूंगा कि अगर मेरा ये स्पीच सुन के या इससे कुछ भी इंस्पिरेशन लेके अगर 1, 2, 5 बच्चे भी सेलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि इलाहाबाद से या फिर हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों का मैं सेलेक्ट करा पाया। प्लीज मेहनत करते रहिए और आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा एंड या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी एंड इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद।